Okay, guys. So today we are going to start with the next part of acid and basic. कल हम लोगों ने acid के reactions किए थे, my dear. Acid has got 4 reactions. Acid could react with the metal, metal oxide, metal hydroxide and metal carbonate. और कल हमने उसके reaction किए थे. मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोग practice कीजिएगा. I think everyone has done it. Is it? Yes, sir. Okay, that's fine. What about you, Aris? Yes, sir, I've done it. Okay, that's fine. Any problem, or if you are unable to understand any reaction, I can do it for you up here. Yes, No, no? sir. Okay, that's fine. Okay, my dear. So today we are going to start with the next part. We are going to start with the concept weak acid, and the second concept, that is the strong acid. ये दो concepts होते हैं बच्चों. The first concept, that is the weak acid, and the second concept, that is the strong acid. What is the difference between those two concepts? वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, इसको समझाने के लिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं. लेट्स सपोज इफ यू पीपल हैव टेकन 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ द एसिड एंड यू पुट इट इनटू द वाटर. क्योंकि आपको पता है कि एसिड जो है वो अपनी औकात पानी में दिखाता है हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करके. So if you take 100 molecules of the acid, you put it into the water, and 100 molecules they form the ions. 100 के 100 जो है वो उन्होंने आयंस बना दिए हैं, H पॉजिटिव आयंस बना दिए हैं पानी के अंदर. तो ऐसा जो मेरे बच्चों एसिड होगा उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं. बट इफ यू पीपल हैव टेकन द 100 molecules of the acid, 100 मॉलिक्यूल ले लिए, उन 100 मॉलिक्यूल्स में से सिर्फ 20 या 30 जो मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के उन्होंने आयंस बनाए हैं. बाकी जितने भी हैं दे वर इन अनडिसोसिएटेड फॉर्म, उन्होंने आयंस नहीं बनाए. ठीक है, सिर्फ 20 या 30 ने आयंस बनाए हैं, बाकी जो है वो वैसे ही एज इट इज रहे हैं. तो ऐसा एसिड आपका जो है वो वीक एसिड होता है. तो वीक एसिड को मेरे बच्चों, इफ यू वांट टू डिफाइन द वीक एसिड, सो हाउ कुड वी डिफाइन इट? An acid which partially ionizes in its aqueous solution is called weak एसिड. ठीक है जी. और दूसरा स्ट्रॉन्ग एसिड मैंने आपको बताया है कि एन एसिड विच कंप्लीटली आयोनाइजेस इन इट्स aqueous solution is called strong acid. तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया है मेरे बच्चों कि जो वीक एसिड होता है उसमें अगर आप लोग 100 मॉलिक्यूल्स ले लें एसिड के, तो उसमें से सिर्फ 10 या 15 मॉलिक्यूल्स आयन बनाएंगे. बाकी जो 85 या 80 मॉलिक्यूल्स हैं एसिड के, वो वैसे के वैसे ही पानी में रहेंगे, वो आयंस नहीं बनाएंगे. जबकि स्ट्रॉन्ग एसिड में अगर आप लोग 100 मॉलिक्यूल्स एसिड के लेते हैं, उनको पानी में डालते हैं, तो 100 की 100 जो है वो हाइड्रोजन आयंस बना देंगे. तो ऐसा एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है और ऐसा एसिड वीक एसिड है. अब एसिड की जो डेफिनेशन है वीक एसिड की और स्ट्रॉन्ग एसिड की, ये कभी भी कंप्लीट नहीं होती विदाउट इक्वेशन. आप लोगों ने इसके साथ इक्वेशन बनानी होती है. वीक एसिड की इक्वेशन ये वाली बनती है, ये देखें Ha, ये रिवर्सिबल का साइन बना दें, H पॉजिटिव और A नेगेटिव. तो ये वीक एसिड में ये वाली इक्वेशन बनानी है, जबकि स्ट्रॉन्ग एसिड में भी यही इक्वेशन बनानी है. सिर्फ फर्क क्या डालना है कि आपने इसमें एक एरो डालना है, इरिवर्सिबल का साइन, और H पॉजिटिव और A नेगेटिव जो है वो लिख दें.
तो ये डेफिनेशन लिख के ये सात इक्वेशन आप लोगों ने जरूर बनानी होती है, इसके बगैर आपकी डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होती, ये ध्यान में रखें। ठीक है, कई दफा पेपर में उसने वीक एसिड का नाम लिख दिया होता है, मसलन वीक एसिड का नाम उसने लिख दिया है CH3COOH, ये इसने लिख दिया जी। ठीक है, तो आप इसकी भी इक्वेशन बना दोगे इस तरीके से CH3COOH, ये रिवर्सिबल रिएक्शन CH3CO नेगेटिव और H पॉजिटिव, तो इसको इस तरीके से इक्वेशन की फॉर्म में बना दो। और अगर उसने स्ट्रॉन्ग एसिड आपको दिया हुआ है HCl, तो यहाँ पे HCl लिख के एक एरो लगा के पॉजिटिव और Cl माइनस बना दो। तो मेरे बच्चों की डेफिनेशन विदाउट इक्वेशन कभी भी कंप्लीट नहीं होती, तो जब भी वीक एसिड की डेफिनेशन लिखे साथ में इक्वेशन जरूर लिखते हैं। अगर उसने किसी एसिड का नाम ऊपर लिख दिया हुआ है तो उस एसिड को लिख के उसमें से एक H निकाल के H पॉजिटिव कर दो, बाकी चीज को नेगेटिव कर दो। सो एवरीवन गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. Okay, my dear students, this is about the weak acid and the strong acid. Now we are going to start with the pH. ठीक है जी, I want every one of you should open the calculator. आप लोग अपने कैलकुलेटर जो है वो अपने सामने रख लें प्लीज, अपने अपने कैलकुलेटर निकाल लीजिए, अपने हाथ में पकड़ लीजिए जरा कैलकुलेटर्स, क्योंकि मुझे आपको कुछ थोड़ा सा जो है वो एक चीज समझानी है, तो वो चीज मैं आपको तब ही समझा पाऊंगा अगर आपके हाथ में कैलकुलेटर मौजूद होगा। चलिए जी, हम लोग शुरू करते हैं पीएच। पीएच का मतलब होता है जी, पी का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस concentration is called pH. So power of hydrogen ions concentration, that is called as the pH. इसको pH कहते हैं, power of hydrogen ions concentration. ठीक है जी, मैं यहाँ पे दो वैल्यूज लिख रहा हूँ, एक लिख रहा हूँ 0.001 और एक लिख रहा हूँ 1000। आप लोगों ने क्या करना है, अपने कैलकुलेटर के ऊपर ये नेगेटिव का साइन लिखे, नेगेटिव, उसके बाद लिखे लॉग लिखा होगा उसके ऊपर, लॉग लिख के और 0.001 लिख के मुझे आंसर बताएंगे क्या आता है। ये आ गया जी। इसी तरीके से नेगेटिव लॉग ऑफ 1000, इसका भी आंसर बताएं क्या आता है, -3। सब चेक कर रहे हैं कैलकुलेटर में, यही आंसर आ रहे हैं आप लोगों के। अच्छा, अब इन दोनों को हम लोग कंपेयर करते हैं कि यार ये क्या हमने किया है, इसका मतलब क्या है। ये देखिए जी, यहाँ पे ये जो वैल्यू है 0.001 और 1000, ये 0.001 जो वैल्यू है मेरे बच्चों, ये एक से बहुत ही छोटी है। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि एक चीज के तकरीबन 1000 पार्ट कर दिए जाए तो उसमें से एक टुकड़ा पकड़ा जाए तो वो 0.001 है। इतनी छोटी वैल्यू का हम लोग जब नेगेटिव लॉग लेते हैं तो वो क्या करता है, नेगेटिव लॉग इस वैल्यू को बड़ा कर देता है, और एक बड़ी वैल्यू का जब हम लोग 1000 का नेगेटिव लॉग लेते हैं तो वो उसको छोटा बना देता है। तो मैथ में एक टर्म इस्तेमाल होती है जिसको कहते हैं नेगेटिव लॉग। नेगेटिव लॉग एक ऐसी टर्म होती है जो छोटी चीज को बड़ा और बड़ी चीज को जो है वो छोटा कर देती है। तो ये जो पीएच है, पीएच का मतलब भी यही होता है, जो पी जहां पे लिखा होगा इसका मतलब नेगेटिव लॉग होता है, और H का मतलब हाइड्रोजन आयंस। तो मेरे बच्चों, आपके जो एसिड्स या बेसिस हैं उनमें H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन बहुत ही कम होती है। इतनी कम कंसंट्रेशन को हमारे लिए याद रखना बड़ा मुश्किल है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसका लॉग में लेते हैं हाइड्रोजन आयन की जो भी अमाउंट होती है, जो कंसंट्रेशन होती है, तो उससे क्या आता है हमारे पास, छोटी अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होगी, थोड़ी होगी, तो आंसर बड़ा आएगा, और अगर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी
ग्रेटर वैल्यू होगी तो आंसर आपका छोटा आएगा। तो इसीलिए जिस चीज की पीएच 1 होती है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, जिस चीज की पीएच 5 होती है वैल्यू बड़ी आ रही है, वैल्यू बड़ी का मतलब टाइम कम होंगे, क्योंकि बड़ी वैल्यू का मतलब ये यानी एक छोटी वैल्यू जो है उसका नेगेटिव लॉग लेते हैं तो बड़ी वैल्यू बनती है। यानी अगर बड़ा पीएच की वैल्यू आएगी तो इसका मतलब है हाइड्रोजन आयन कम है, और अगर एक छोटी वैल्यू आएगी तो इसका मतलब है उसमें हाइड्रोजन आयन ज्यादा होती है। इसीलिए जिस चीज की पीएच 1 है, इसका मतलब है 1 का मतलब छोटी वैल्यू, तो उसमें हाइड्रोजन आयन ग्रेटर होंगे तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। जिस चीज की पीएच 5 है तो वैल्यू बड़ी है, इसका मतलब है हाइड्रोजन आयन कम है, तो इसका मतलब है वो वीक एसिड होता है। डिड यू गेट दिस पॉइंट और नॉट? डिड यू गेट इट? Yes, sir. दिस प्रॉपर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ठीक है जी। अगली चीज जो नॉर्मली इस्तेमाल होती है मेरे बच्चों, दैट इज द पीएच स्केल। पीएच का एक स्केल होता है, ये स्केल शुरू होता है 0 से और ये जाता है 14 तक, और सेंट्रल पॉइंट इसका 7 होता है जो कि न्यूट्रल होता है। अब यहाँ पे मजेदार चीज सुनने, अक्सर बच्चों के जहनों में जो कंफ्यूजन है ना वो ये होती है कि यार आप लोगों ने अक्सर सुना होता है कि कोई पूछे एसिड क्या होता है, तुम लोग कहते हो कि जी एसिड एनीथिंग दैट प्रोड्यूसेस H पॉजिटिव आयंस इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन। कोई आपसे पूछे एल्कली बेस क्या होती है तो तुम लोग कहते हो कि जी एनीथिंग दैट प्रोड्यूसेस OH माइनस आयंस इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन। तो भाई एसिड या बेस दोनों की हम लोग पीएच लेते हैं। पीएच का मतलब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, बेस में भी हाइड्रोजन आयन आपके मौजूद होंगे लेकिन कम होंगे। तो जो न्यूट्रल चीज है उसमें H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं। यानी अगर 10 H पॉजिटिव आयन है तो 10 ही OH नेगेटिव आयन होंगे, तो वो चीज न्यूट्रल है। लेकिन अगर आपकी H पॉजिटिव आयन जो है ज्यादा होते हैं, OH माइनस कम हो जाते हैं, ठीक है, तब आपकी वो चीज एसिडिक हो जाएगी, वो एसिड बन जाएगी। क्योंकि एसिड में H पॉजिटिव ज्यादा होते हैं, OH नेगेटिव कम होते हैं। जबकि अगर आप लोग 7 से अबव चले जाते हैं तो बेसिक पीएच होती है, उसमें भी हाइड्रोजन आयन होते हैं लेकिन उसमें हाइड्रोजन आयन कम होते हैं और OH माइनस आयंस जो हैं वो आपके ग्रेटर होते हैं। समझ लगी है? तो मेरे बच्चों किसी एसिड में भी OH माइनस होते हैं और किसी बेस में भी H पॉजिटिव होते हैं, ये जहन में रखें। लेकिन एसिड में H पॉजिटिव ग्रेटर है, ठीक है, और OH नेगेटिव कम है, जबकि बेस के अंदर H पॉजिटिव कम है और OH नेगेटिव आपके जो है वो ग्रेटर होती है। तो जो चीज ग्रेटर होती है जब हम उसकी डेफिनेशन करते हैं तो उसी को फिर एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, यानी हम लोग एसिड की डेफिनेशन क्या करते हैं कि एनी सब्सटेंस दैट प्रोड्यूसेस H पॉजिटिव आयंस इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन। यानी पहले पानी के अंदर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव इक्वल थे, जब तुम लोगों ने एसिड डाला तो एसिड ने H पॉजिटिव प्रोड्यूस किए, OH नेगेटिव कम रह गए, तो वो चीज एसिडिक हो गई। अगर तुम लोगों ने बेस डाली तो बेस जो है वो OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करती है, तो OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन अमाउंट बढ़ जाएगी, H पॉजिटिव की कम हो जाएगी, तो उसकी पीएच जो है वो चीज जो है उसकी पीएच ज्यादा हो जाएगी। तो इसीलिए जो बेस होती है उनकी पीएच क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बहुत ही कम होती है। तो ये एक स्केल है पीएच स्केल। ये पीएच स्केल हमें हाइड्रोजन आयन के बारे में बताता है। जितने हाइड्रोजन आयन ज्यादा होंगे उतनी आपकी पीएच 1 के करीब होगी, जितने हाइड्रोजन आयन कम होंगे उतनी वो पीएच 14 के करीब जो है वो चली जाएगी। यू गॉट इट? अच्छा जी, उसके बाद अगली चीज आपकी है जी मेजरमेंट ऑफ पीएच। कि पीएच को हम लोग मेजर कैसे करते हैं? पीएच को दो तरीकों से मेजर कर सकते हैं। पहला तरीका होता है जिसको कहते हैं पीएच मीटर। पीएच मीटर जो है वो इस तरीके से एक डिजिटल मीटर होता है, इसके ऊपर आपकी रीडिंग जो है वो आ रही होती है, एक इसमें वायर होती है, तो इसकी वायर को हम डिप कर देते हैं उस सॉल्यूशन में जिसकी पीएच आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है, तो उसकी पीएच यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी लाइक 3.4। तो इसका मतलब है इस सॉल्यूशन की पीएच जो है वो 3.4 है।
ठीक है जी। तो इसका क्या लिखेंगे कि डिप the wire of the pH meter in a solution, ठीक है जी, the pH would be displayed on the pH meter, ठीक है जी। dip the wire in the solution, the pH of solution would be displayed on pH meter। ये पहला तरीका होता है। दूसरा तरीका होता है जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर। एक आप लोगों का पेपर होता है जिसको कहते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये येलो कलर का पेपर होता है जी। इस तरीके से एक पेपर है, ये येलो कलर का है, येलो पेपर है आपका। आप लोगों ने क्या करना है कि इस येलो पेपर को जो है वो डिप कर दो सोल्यूशन में, यानी इसको डिप कर दिया। जैसे ही इसको डिप करोगे इसके ऊपर कलर आ जाएगा। उसके बाद आपके पास जो है वो एक कलरिंग चार्ट होता है जिसके ऊपर जो है वो कलर्स बने होते हैं और पीएच लिखी होती है। पीएच 1 2 3 4 14 तक जाती है। तो ये डिफरेंट कलर्स होते हैं, ठीक है जी। तो आपका जो कलर आ गया है वो उसको इसके साथ कंपेयर करो। जहां पे वो कंपेयर हो जाएगा वहां पे उसकी पीएच आपको पता चल जाएगी कि इसकी कितनी पीएच है। तो इसको कहते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर, ठीक है जी। तो डिप द यूनिवर्सल indicator paper in a solution and compare the color with a coloring chart। ठीक है जी। इट विल गिव यू द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। तो पीएच आपने जब भी सॉल्यूशन की फाइंड आउट करनी है तो आप लोग मेरे बच्चों इस तरीके से जो है वो इसको फाइंड आउट कर सकते हो जी। Okay, my dear students, can I rub this one? Yes, sir. अच्छा मेरे बच्चों, द नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू स्टडी दैट इज द इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स कुछ ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं मेरे बच्चों आपके पास जिनको अगर एसिड में डालें तो वही सॉल्यूशन एसिड के अंदर कोई डिफरेंट कलर देगा, एंड इफ यू आर गोइंग टू ऐड इट इन सम बेस इट विल गिव यू डिफरेंट कलर। तो एक ही चीज एसिड के अंदर डिफरेंट और बेस के अंदर डिफरेंट कलर देती है, ऐसी चीज को हम लोग इंडिकेटर का नाम देते हैं। तो लिख लें जी, इंडिकेटर्स जो है indicators are the solutions which give different color in acid and base are called, बल्कि बस are called क्या, indicators लिख दिया। They are the solutions which give different colors in acid and base।
ठीक है जी। आपके सिलेबस में काफी ज्यादा इंडिकेटर हैं, लेकिन 4 ऐसे इंडिकेटर हैं, तीन बल्कि सॉरी 3 ऐसे इंडिकेटर हैं जिनके कलर्स जो है वो आप लोगों को याद रखने हैं। ठीक है जी। कौन कौन से वो इंडिकेटर हैं? पहला जो है वो उसका नाम है जी फिनोल्फिन। फिनोल्फिन जो है ये एसिड के अंदर अगर इसको डालेंगे तो ये कलरलेस होता है, और बेस के अंदर ये पिंक कलर का होता है जी। इसी तरह दूसरा आपका होता है जी मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज जो है ये एसिड के अंदर रेड होता है, और बेस के अंदर ये येलो कलर का होता है जी। द थर्ड वन माय डियर दैट इज द यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल जो इंडिकेटर होता है, सोल्यूशन की बात कर रहा हूं, ये पेपर नहीं है। एक यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर है, एक यूनिवर्सल इंडिकेटर सोल्यूशन है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर सोल्यूशन जो है ये एसिड के अंदर रेड कलर का होता है, और बेस के अंदर मेरे बच्चों ये ब्लू कलर का होता है। इसके अलावा काफी ज्यादा इंडिकेटर होते हैं, लाइक कोंगो रेड, और इसके अलावा क्या कहते हैं मिथाइल रेड। इस किस्म के काफी हैं, लेकिन उनके कलर चेंज आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर वो पेपर में एटीपी में नॉर्मली इसका क्वेश्चन देता है, वो अगर देगा तो उसका कलर चेंज आपको क्वेश्चन में बता देगा। सिर्फ ये 3 ऐसे हैं जो आपको खुद से याद होने चाहिए। एवरीवन गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. Okay, my dear students. So we are going to start with the next thing now, that is the base. हमारा एसिड वाली जो चीज है वो खत्म हो गई है, अब हम लोग बेस को जो है वो शुरू कर रहे हैं। बेस क्या चीज होती है, बेस को समझाने के लिए मैं यहाँ पे पीरियोडिक टेबल बना रहा हूँ। ये चीज मैं आपको काफी बार बता चुका हूँ, लेकिन चूंकि कुछ स्टूडेंट्स नए होते हैं तो उनके लिए मुझे ये चीज दोबारा से रिपीट करनी पड़ती है बार बार। Okay, my dear, this is the periodic table. This is group 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and this is 8. ये ग्रुप 3 के एक एलिमेंट के नीचे लाइन इसकी 2, इसके 3 और इसके 4, इन सब लाइनों को अगर आप आपस में ज्वाइन कर दें माय डियर, तो यू विल गेट अ स्टेयरकेस। तो आपके पास ये एक स्टेयरकेस आ जाता है। ये स्टेयरकेस के नीचे ये जितने भी एलिमेंट्स आ जाते हैं, ऑल दीज आर कॉल्ड एज द मेटल्स, और इसके ऊपर ये जितने भी एलिमेंट्स आ जाते हैं, ऑल दीज दे आर कॉल्ड एज द नॉन मेटल्स। ये नॉन मेटल्स होते हैं। तो ये स्टेयरकेस के नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं, ऑल दीज आर मेटल्स। इनको मैं रेड कलर से जो है उस तरह कर रहा हूं जी। दीज आर मेटल्स, ये सारे मेटल्स हैं। ठीक है जी। तो बेस जो है ये क्या चीज होती है, किसी भी मेटल के साथ मेरे बच्चों अगर ऑक्सीजन लग जाए या हाइड्रोक्साइड ग्रुप लग जाए, OH लग जाए, तो उस हर चीज को हम लोग जो है वो बेस कहते हैं। तो बेस जो है ये क्या होती है, किसी भी मेटल के साथ ऑक्सीजन लगी हुई हो, ऑक्सीजन को ऑक्साइड कहते हैं, या किसी भी मेटल के साथ मेरे बच्चों हाइड्रो ऑक्साइड लगा हुआ हो। हाइड्रो ऑक्साइड का मतलब यानी OH लगा हुआ हो। तो किसी भी मेटल के साथ ऑक्सीजन लगी हो या किसी भी मेटल के साथ हाइड्रोक्साइड लगा हो, तो हर उस चीज को हम लोग जो है वो बेस का जो है वो नाम देते हैं। ठीक है जी। तो बेस की फिर डेफिनेशन क्या होती है, बेसिस आर मेटालिक ऑक्साइड्स एंड हाइड्रो ऑक्साइड्स। यानी मेटल के साथ अगर ऑक्सीजन लग जाए या मेटल के साथ हाइड्रोक्साइड लग जाए मेरे बच्चों, तो हर उस चीज को हम लोग जो है वो बेस का नाम देते हैं। ठीक है जी। देयर आर द टू टाइप्स ऑफ बेसिस। तो टाइप्स ऑफ बेसिस,
So bases got two types. The first one that is called as the insoluble base, and the second one that is called as the soluble base. तो आपके पास दो बेसिस की टाइप्स हैं, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। ठीक है जी। इनसॉल्युबल और सॉल्युबल नाम से ही पता चलता है कि सॉल्युबल बेस पानी में डिसॉल्व हो जाएगी, जबकि इनसॉल्युबल नहीं होगी। सॉल्युबल बेस को हम लोग प्यार से एल्कली भी कहते हैं, एल्कली। अक्सर लोग एल्कली और बेस को सेम मीनिंग में लेते हैं। एल्कली इज वन ऑफ द टाइप ऑफ द बेस, ये बेस की एक किस्म है जो कि पानी में डिसॉल्व हो जाती है। और इसमें भी याद रखो कि ये जो सिर्फ ग्रुप 1 और ग्रुप 2 है, ये वाले, ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2, इनको मैं ब्लू कर रहा हूं। ठीक है जी। सिर्फ ग्रुप 1 और ग्रुप 2 इन मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं और हाइड्रोक्साइड्स हैं, ये पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, और एक अमोनिया गैस होती है, ये भी पानी में डिसॉल्व हो जाती है और OH माइनस आयन प्रोड्यूस करती है। तो इनको हम लोग जो है वो सॉल्युबल बेस और एल्कली कहते हैं। और एक और मजे की चीज सुने कि जो बेस पानी में डिसॉल्व हो जाती है, सिर्फ उसी की पीएच हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। जो बेस पानी में डिसॉल्व भी नहीं होगी, उसकी कोई पीएच नहीं होती। समझ लगी है बात की? तो ये ध्यान में रखिए कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की जो मेटल्स हैं, इनके साथ ऑक्सीजन या हाइड्रोक्साइड, तो ये पानी में डिसॉल्व हो जाती हैं, इनको एल्कली कहते हैं। ठीक है। और एक अमोनिया गैस होती है, ये भी पानी में डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है, इसको भी हम लोग जो है वो एल्कलाइन गैस जो है वो कहते हैं। ठीक है जी। तो सॉल्युबल बेस की डेफिनेशन क्या होती है कि एनी बेस दैट dissolves in water and produces OH minus ions in its aqueous solution is called soluble base और एल्कली। ठीक है बच्चों। तो कोई भी बेस जो कि पानी में डिसॉल्व हो जाती है और OH माइनस आयन प्रोड्यूस करती है, उसी बेस को हम लोग सॉल्युबल बेस या एल्कली का जो है वो नाम देते हैं। हर बेस एल्कली नहीं है। अगर आप लोग यहां से भी पकड़ लो बेस, लाइक आयरन ऑक्साइड या आयरन हाइड्रोक्साइड, तो पानी में डिसॉल्व नहीं होता। यहां से भी पकड़ने, इस तरह से पकड़ने। तो यहाँ पे मजे वाली चीज सुनने कि ये जितनी भी मेटल्स हैं, इनके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स पानी में डिसॉल्व नहीं होते। इसको ध्यान में बिठा लें। सिर्फ ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की मेटल के ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स पानी में सॉल्युबल होते हैं। समझ लगी है जी? ठीक है। तो याद रखिए कि ऑल, ये लाइन याद करनी है, ऑल एल्कलीज आर bases, but all bases are not alkalis। तो सारी बेसिस जो है, सारी एल्कलीज जो है वो बेसिस होती है, लेकिन सारी जो बेसिस हैं वो एल्कलीज नहीं हो सकती। तो इसीलिए एल्कली को और बेस को आप लोग डिफरेंट टर्म में यूज कीजिएगा। सिर्फ ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की मेटल के ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स जो है वो पानी में डिसॉल्व होते हैं, उन्हीं को हम लोग एल्कली कहते हैं। जबकि बाकी जितनी भी मेटल्स हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ग्रुप 3, 4, 5, 6, इनकी मेटल्स, और ये जो नीचे ट्रांजिशन मेटल्स ये वाली भी दी हुई है, ये सारी की सारी मेरे बच्चों पानी के अंदर जो है वो डिसॉल्व नहीं होती। दे आर इनसॉल्युबल बेसिस। ठीक है जी। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं यहाँ पे दो मेटल्स, लेट्स सपोज आई एम गोइंग टू आस्क यू सोडियम ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड, कोई मुझे बताएगा कि इनमें से कौन सा पानी में डिसॉल्व हो जाएगा? सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ग्रुप 1 का है, तो इसका ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड पानी में सॉल्युबल है। सो दिस इज द सॉल्युबल वन। तो ये आपकी चीज जो है ये एल्कली होगी। ठीक है जी। और अगर कॉपर ऑक्साइड में आपसे कह दें कि पानी में डिसॉल्व होगा, तो कॉपर जो है ये ट्रांजिशन मेटल है, यहाँ पे मौजूद होती है। सो दिस वन इज इनसॉल्युबल इन वाटर, तो ये पानी के अंदर इनसॉल्युबल होगा। सो दिस इज इनसॉल्युबल बेस।
ठीक है जी। तो ये आप लोगों ने जो है वो थोड़ा सा करने, ठीक है। बेसिस की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, इसके क्या रिएक्शंस होते हैं, वो इंशाल्लाह ताला जो है वो हम लोग मंडे वाले दिन करेंगे। कल आप लोगों का जो है वो जो हम लोगों ने पिछला चैप्टर किया था इक्विलिब्रिया वाला, याद करें, और रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है जी। तो इन दोनों चैप्टर का मिला के जो है वो टेस्ट है, उसमें क्वेश्चन होंगे इक्विलिब्रिया के भी और रेट के भी। तो आप लोगों ने दोनों जो है वो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं। और उसके अलावा एक चैप्टर मैंने आप लोगों का एनर्जेटिक्स पढ़ाया, एनर्जी फ्रॉम केमिकल्स, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। तो ये तीनों चैप्टर का मिला के, क्योंकि पेपर में इनको मिला के जो है वो आता है, तो आप इन तीनों चैप्टर को रिवाइज कर लीजिएगा। एक एनर्जी फ्रॉम केमिकल्स यानी एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक वाला, और दूसरा इक्विलिब्रिया वाला, ठीक है, और तीसरा रेट ऑफ रिएक्शन वाला। तो इन तीनों को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। कल आप लोगों का इस चैप्टर का जो है वो टेस्ट है। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे।